हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। ये वीडियो पार्ट 1 है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया था, उसका पर्पस क्या होता है और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे और उनका सैम्पल आंसर मैं आपको बताऊंगा जो कि सिचुएशनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रीफ में सिचुएशनल इंटरव्यू के बारे में। सो वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ इंटरव्यू यू माइट एनकाउंटर वेल applying for a new job are situational interviews. So these interviews use question based on specific scenarios that could conceivably be part of your new role, and they seek to deter you from providing pre-packaged and scripted statements. मतलब आपको एक scripted statements और pre-packaged statements से अलग निकल के skills और experience और instead of focusing on given hypothetical solution एंड हाउ वुड यू हैंडल इट पे डिपेंड करते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस ट्रिकी भी हो सकते हैं, साथ ही साथ दे रिक्वायर्ड टू थिंक ऑन द स्पॉट विच इन सेल्फ इज़ अ स्किल द इंटरव्यूअर इज़ टेस्टिंग यू ऑन। तो ऑन द स्पॉट थिंकिंग भी काफ़ी ज़रूरी है, जिसको पता लगाने के लिए सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। However, being able to answer these questions well can prove that you are able to stay calm under pressure, can make positive choices that help you to overcome any situation that you may be faced within a job. तो जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, तब एक समय आता है जब इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि क्या आप अंडर प्रेशर काम रह सकते हैं, क्या आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव चॉइसेस ले सकते हैं, पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई जॉब करेंगे तब यह ज़रूर होगा कि आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आएंगी। तो इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है कि आप उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। सो इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एन इंटरव्यू, बिफोर जंपिंग इनटू अ रिस्पॉन्स टेक अ मोमेंट टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट स्किल्स द इंटरव्यूअर इज़ ट्राइंग टू डिटरमाइन। तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो टीम वर्क के बारे में पूछ रहा है तो टीम वर्क से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, प्लस क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। ये लीडरशिप के बारे में पूछ रहा है, कॉन्फिडेंस के बारे में पूछ रहा है, मोरालिटी के बारे में पूछ रहा है, एथिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें से किसके बारे में पूछ रहा है उससे रिलेटेड ही आंसर दें, टारगेटेड आंसर उससे रिलेटेड ही दें। तो हाँ, ऑन द स्पॉट भी आपको क्वेश्चन पता चलेगा तो मुश्किल ज़रूर है, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, अगर आपने इस सिचुएशन इंटरव्यू को समझने की कोशिश करी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहले बात करते हैं व्हाट आर सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। हम सब पहले ही देख चुके हैं बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था, दूसरी वीडियो में मैंने करीब 5 क्वेश्चंस बताए थे। तो ऐसे ही मैं सिचुएशनल इंटरव्यू के साथ भी बना रहा हूँ। जो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो रियल प्रीवियस एक्सपीरियंस और शेयर इट विद द इंटरव्यूअर पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कुछ प्रीवियस पुराना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं आप, या रियल एक्सपीरियंस है तो जो भी एक्सपीरियंस आपका हुआ है रियल में वो आप शेयर कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि सिचुएशनल और बिहेवियर इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो जो सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको हम जनरली सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्सेप्ट दैट दे रिलाई ऑन हाइपोथेटिकल्स। हाइपोथेटिकल्स का मतलब ये है कि वो रियल भी हो सकते हैं प्लस वो हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कुछ रियल हो आपके साथ हुआ है उस पर ही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने में है, आपको अपना आंसर देना है, उसके बारे में सोचना है। And they are easy to recognize as they start with phrases like what would you do if, how would you respond if, how would you handle। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा ही ऐसे ही एक लिखा होता है शुरू में, उसके बाद सिचुएशन दी होती है, फिर आपसे रिस्पॉन्स पूछा जाता है।
तो सेम ऐसे ही पूछा जाता है, हाउ वुड यू हैंडल, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इफ में भी। द इंटरव्यूअर start the hypothetical interview questions by explaining a scenario and follow up by asking you to describe how would you deal with it। तो कई बार एक लंबी hypothetical scenario भी वो आपको बताता है, उसके बाद पूछता है कि आप इसे डील कैसे करेंगे सिचुएशन से। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इंटरव्यूअर को टू असेस योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एवेल्यूएट हाउ यू थिंक ऑन योर फीट एंड मैच अप योर फॉर अगेंस्ट योर अदर कैंडिडेट्स। हो सकता है कई बार टेक्निकल नॉलेज सब में हो, अब बिहेवियर में भी सबका बिहेवियर अच्छा है, अगर आप इंटरव्यू में दे रहे हैं तो सब अच्छा अपना बिहेवियर ही दिखाएंगे, बट सिचुएशनल में क्या होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन इसके बेसिस पे होते हैं, परसेंटेज की बेसिस पे अगर आप देखें तो, क्योंकि सिचुएशन इंटरव्यू ये दिखाता है कि कोई मुश्किल सिचुएशन में आपने क्या रिस्पॉन्स किया और ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। ये काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं इसमें, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उसमें सबसे पहला है, हाउ वुड यू हैंडल इट इफ़ योर टीम रेसिस्टेड अ न्यू आइडिया यू इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले एक समय लीजिए थोड़ा क्वेश्चन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने एक नया आइडिया दिया है अपनी टीम को, आपने खुद से दिया, आपको पर्सनल आइडिया है, बट जो टीम मेंबर्स हैं मेजॉरिटी के साथ उन्होंने उसको रेजिस्ट कर दिया है, उसको मना कर दिया है आइडिया को। कई सारे रीजंस रहे होंगे, बहुत सारे रीजंस रहे होंगे ज़रूर। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपके आइडिया में, तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। पर ये जो क्वेश्चन है वो क्यों पूछा जा रहा है, आप ये सोच के देखिए। जो रिक्रूटर्स है वो क्या आपसे सुनना चाहते हैं? द कंपनीज वांट अ कैंडिडेट टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड अवेयरनेस ऑफ द टीम ओपिनियन एंड थॉट्स while also demonstrating an ability to implement initially unpopular ideas। तो वो ये भी चाहते हैं कि आप जब कंपनी में आ रहे हैं तो आप कुछ न्यू आइडियाज़ भी लेके आएँ और उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। बट साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे और अवेयरनेस करे टीम ओपिनियंस की। जो दूसरी टीम जो लोग हैं टीम में उनके भी जो ओपिनियंस है उनकी भी रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ऐसी सोचना हो। तो आइडियली यू वुड से समथिंग लाइक दिस। तो एक एग्जांपल है, मैं उसको पहले रीड कर रहा हूँ फिर उसको बताऊँगा कि कैसे वो एग्जांपल सही भी इसमें बैठता है। फर्स्ट, आई डिड वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड माई टीम्स रेजिस्टेंस। सबसे पहली लाइन, एक एक लाइन करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आंसर में ये कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे कि वो क्यों इस आइडिया को रेसिस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे बहस नहीं करता रहूँगा कि नहीं नहीं मेरा ही सही है, उसमें ये है। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि जो आपने आइडिया दिया है वो क्यों उसको, उनका क्या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है, वो क्यों उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। परहैप्स it's because they are not familiar with the new system I want to put in place and many of them are comfortable with the old way of doing things। हो सकता है कि जो लोगों को आप बता रहे हैं वो फैमिलियर, इस नए सिस्टम से फैमिलियर ना हो जो आप चाहते हैं वहाँ पे लाने के लिए, और मैनी ऑफ देम आर कंफर्टेबल विद द ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और आइडियली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंपनीज़ में। जब कोई एक एम्प्लॉय आता है और वो कुछ नई न्यू वे ढूंढता है काम के लिए, कुछ एक आसान वे भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें कुछ छूट जाए, किसी भी तरीके से हो सकता है। बट काफ़ी लोग जो आपको मिलेंगे वो ओल्ड वे पे, उसी पुरानी मेंटेलिटी पे चलने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको कैसे हैंडल करना है, तो यहाँ पे कंपनी देखना चाहती है कि क्या आप सिर्फ अपने आप को ही सुन रहे हैं, अपने आप को ही सुना रहे हैं। ऐसा नहीं, औरों की भी सुनो, अपनी भी रखो बात आगे। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग आगे चलते हैं। वंस आई अंडरस्टूड देयर पॉइंट ऑफ व्यू आई डिड पुट टुगेदर आइदर अ प्रेजेंटेशन और अ ट्रेनिंग और टू शो माई टीम विद माई आइडिया इज़ गुड वन या माई न्यू आइडिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं माई न्यू आइडिया।
I did do this while being cognizant of their hesitation and incorporating their doubts into my presentation. I also follow my team to offer anonymous feedback so each employee felt his or her opinion could be incorporated into the new system. I did never want it to seem like my idea was the only way, and hopefully research or training sessions could help my team come around to the idea. बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई। यहाँ पे एक लाइन तो ये कही गई कि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर में बातचीत चल रही है, सेंडर कह रहा है मैं समझ रहा हूँ, रिसीवर भी कह रहा है ओके ओके, बट सही से कम्युनिकेशन फिर भी नहीं हुई, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, तो फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है। कई बार आपने एक आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश करी, बट सामने वाले जो लोग हैं उनमें ठीक से आप नहीं कर पाए या वो ठीक से समझ नहीं पाए, तो सबसे बेस्ट है फीडबैक कि कहाँ पे क्या पॉइंट में दिक्कत आ रही है। बहस से अच्छा है कि आप फीडबैक मंगवा ले, रिटर्न में मंगवा ले, ओरल मंगवा ले, जैसी भी, तो फीडबैक चाहिए। आप अपने आंसर में ये लाइन जरूर ऐड करें, आई डिड नेवर वॉन्ट इट टू सीम लाइक माई आइडिया वॉज द ओनली वे, या फिर माई आइडिया वॉज द ओनली आइडिया। ये आप हमेशा मेंशन करें। ये दिखाता है कि आप कोई ये नहीं चाहते कि आप जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर ये भी देखता है कि आप मान लो कल को एक बड़ी पोजीशन पे अपनी कंपनी में पहुंच जाते हैं। अब अगर बड़ी पोजीशन पे भी मान लिया, फिर भी आप ये ना सोचें कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो जो मैं कहूँगा वही होगा। इससे क्या होता है, न्यू आइडियाज़ नहीं आ पाते, क्योंकि आप भी एक ना एक दिन जाके कंपनी में पुराने हो जाओगे, आप भी हो जाओगे। कुछ सालों बाद नए लोग आएंगे, वो नए सोच के साथ आएंगे। तो ये चीज़ देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर्स वहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने एक ब्रॉडर कंसेप्ट में जैसे देखा, द कैंडिडेट अप्रोच द सिचुएशन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Instead of dwelling on his team resistance, she wisely found appropriate ways to introduce the idea. To counteract his team's doubts, the candidate showed that she is able to problem solve well, and even when her own ideas or reputation are at stake, and even under pressure for her team. मतलब इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद, एक तो क्या होता है कि अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रेपुटेशन की बात भी आ जाती है कि भाई मैं तो इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ, जो मेरे से जूनियर्स हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे, मेजॉरिटी में है इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे। तो वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कंपनी में। तो कंपनी के लोग यही चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इसीलिए ही वो ऐसे लोग को हायर करना चाहते हैं जो कि अंडर प्रेशर, अंडर आइडियाज़ और रेपुटेशन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करे अच्छे से, और कोई इशू भी क्रिएट ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और जो खासकर जो सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं समझाने में भी और समझने में भी, क्योंकि एक एक लाइन का बहुत ज़्यादा मीनिंग बैठता है। अगर आपने इस क्वेश्चन में ये कह दिया कि मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा तरीका सही है, डायरेक्ट लोग ये बोल देते हैं, आई विल डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट माई आइडिया इज बेस्ट द प्रीवियस आइडिया, सो आई थिंक समथिंग न्यू कम इनटू द पिक्चर। तो यहीं पे ये ओवर कॉन्फिडेंस दिख जाता है, या फिर दिख जाता है कि केवल आप अपने आप को ही सुन रहे हैं, अपने आप को ही सुना रहे हैं, आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते कंपनी में। तो एक ये चीज़ दिखती है। तो स्टार्टिंग हमेशा ऐसे रखें कि वहाँ से इंप्रेशन क्रिएट होने लग जाए। बाद में आप भले ही बोल दें ओके ओके आई विल ऑल्सो हियर अदर पीपल, आई विल टॉक टू देम, वो काम नहीं करेगा। काम हमेशा ये करेगा आपके पास कि सबसे पहले मैंने रीज़न जानने की कोशिश करी, और लास्ट में ये लाइन कि माई आइडिया इज़ नॉट द ओनली आइडिया। ऐसा नहीं है, मैं सब लोगों की सुनूंगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब अ मिस्टेक यू हैव मेड एट वर्क। अब आप कहेंगे कि ये हाइपोथेटिकल नहीं है। इसमें क्या है कि आपको कहा गया है कि एक मिस्टेक बताइए, आप जो गलती आपने करी हो काम करते वक्त, आपको एक मिस्टेक के बारे में बताना है जो आपने करी है। सो कैसे आप इसको आंसर दे सकते हैं, हाउ टू आंसर। इसमें क्या है, आप कह सकते हैं
कि वी ऑल आर ह्यूमन, कि हम सब इंसान हैं, एंड एज अ कैंडिडेट द इंटरव्यू विल यूज दिस क्वेश्चन टू शो दैट यू आर एबल टू एडमिट दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स बट दैट यू आर प्रोएक्टिव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारे इसमें चीज़ें वो पूछ रहा है कि आप ह्यूमन की तरह आप मानते हैं कि आपने भी मिस्टेक्स करी हैं, बट आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हैं। तो इसमें एक चीज़ काफ़ी तरीके से लोग आंसर दे सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप कह दें कि भाई नो मिस्टेक, मतलब मेरे को ने तो कोई मिस्टेक ही नहीं करी है, या आप काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है, नॉट रिमेंबर, ये भी लिख लीजिए लोग। तो ये बिल्कुल गलत है। आप सोचेंगे कि मैं इस आंसर को देख के बच जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ भी आप इससे बचेंगे नहीं। ये मत सोच लीजिएगा, आप जितना अच्छे से उन्हें बताएंगे उतना ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। बहुत कोई अलग क्वेश्चन हो तो अलग बात है, ऐसे क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना होता। एक क्वेश्चन और आता है, आपने कहा जी मैंने मिस्टेक करी है, आपने मिस्टेक के बारे में सारा बता दिया, पूरी आपने लोग अच्छे से बता दिया, सब सही था। आपने ये नहीं बताया कि आप उससे बाहर कैसे निकले। सोल्यूशन आपने नहीं बताया, उससे लास्ट में आपने सोल्यूशन कैसे किया, ये बताने की ज़रूरत है। खुद से ये बताना है। वो ना पूछे तो अच्छा है, आपने बता दिया, अच्छी बात है। वो मना कर दे की ज़रूरत नहीं है, ओके ठीक है। अब तीसरा आंसर जो कि नीचे मैं दूंगा राइट आंसर, क्वेश्चन मार्क मैंने सोल्यूशन के साथ लगाया कि वो मिसिंग था। राइट आंसर मैं आपको नीचे बताता हूँ कैसे है। तो ये जो ऊपर के दोनों ही आंसर है, दोनों ही गलत है। ये आंसर आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना कि मिस्टेक करी है तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार, अब मैं कुछ आगे कर ही नहीं सकता। काफ़ी लोग तो ये कह देते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना रहा था, उसमें मिस्टेक आ गई तो फिर मैंने वो छोड़ दिया प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट कहेंगे कि मिस्टेक आ गई तो या तो आपने वो प्रोजेक्ट बाद में बना लिया, फिर ठीक है, वो चल जाएगा। पर अगर वो प्रोजेक्ट आपने बाद में बनाया ही नहीं, आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया उस प्रोजेक्ट पे, तो ये कहीं ना कहीं साफ तरीके से एक हिंट दे देगा, एक मिस हिंट कह सकते हैं आप। क्योंकि आपकी गलती है कि आपने बात वहाँ बोली। कई बार प्रोजेक्ट होंगे जो आपने बनाए होंगे, आप नहीं बना पाए, तो क्या हो गया, आगे बढ़िए। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरव्यू को ये बात मिस हिंट हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम आई, मिस्टेक करी, आपने छोड़ दिया काम। तो ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं चाहते वो लोग। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। दिस इज नॉट द क्वेश्चन डिजाइन टू कैच यू आउट बट अ रिफ्यूजल टू एडमिट टू एनी पास्ट मिस्टेक्स यू मे लीव द इंटरव्यूअर विद द इंप्रेशन दैट यू आर नॉट विलिंग टू एबल टू लर्न फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। However, they will wish to see evidence of how you reflect and learn from errors from the future. For the future, as mentioned, try to think about why the interviews are asking the question and what information they are looking for in your answer. Here, try to refer to genuine experience. Clearly structure the answer to give an overview of situation and steps you took to resolve this end, and importantly, the actions you took afterwards to ensure the same mistake won't be repeated. दो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया आप लोगों को, द स्टेप्स यू टुक टू रिजोल्व दिस एंड इम्पोर्टेंटली द एक्शंस यू हैव टुक आफ्टरवर्ड्स एंश्योर दैट सेम मिस्टेक वुड नॉट रिपीटेड। एक तो आपने मिस्टेक के बारे में पता लगाया, यू नो द मिस्टेक, आपने मिस्टेक को सोल्व करा। एक चीज़ और होती है कि वो दोबारा नहीं होगी मिस्टेक, ये भी आप बताएं उसमें कि क्या आपको पता चला कैसे मिस्टेक हुई, तो क्या दोबारा वो नहीं होगी। आप हिंट दे सकते हैं खुद से ही। तो इंटरव्यूअर को इतना पता होता है कि अगर आपने जरा सा हिंट दिया कि वो दोबारा नहीं होगी, जब आप आंसर दे रहे हैं तो वो समझ जाता है कि आप ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग माई टाइम एज एक्स एट वाई, जब आप एक्स की पोजिशन पे थे वाई कंपनी में, I missed a major deadline due to poor communication with my colleagues. अब यही जो एक लाइन है ना, ये लाइन ही बहुत कुछ कह देती है। आगे वाला आंसर तो सिर्फ इसी की एक्सप्लोरेशन वगैरह वगैरह पे बीत जाएगा। ध्यान से समझिए इस लाइन को। मैंने एक मेजर डेडलाइन मिस कर दी, तो ये आपने मिस्टेक करी है, मिसिंग। यू मिस द मेजर डेडलाइन ड्यू टू, कारण क्या रहा, पुअर कम्युनिकेशन।
तो यहाँ पे आपने मिस्टेक क्यों रही इसके बारे में पता लगा लिया विद माई कलीग। ये यहाँ पे इसका वो है। अब आगे चलते हैं। एज सुन एज it became clear that deadline would be missed, I contacted all the stakeholders in the assignment to make clear that we working hard to resolve the issue. आपने अच्छे से उसको सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्स दिया। And when they could expect the project to be completed by, we put in additional hours needed to complete the assignments swiftly. तो आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, ये आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करे, एक्स्ट्रा टाइम आपने दिया, तो ये आपने जो एफर्ट्स दिए आपके एफर्ट्स थे ये। I then set up a shared spreadsheet for the all future projects that made deadlines and clear and showed the status of each assignment at any given time. And I've never missed a deadline since then. ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप इसको कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इसकी आने की, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप आंसर देखिए कितना नाइसली बिल्ड किया गया है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। एक तो सबसे अच्छी बात आंसर में ये है कि जो आंसर है वो कितना छोटा है, कितना ही टाइम लगेगा आपको बोलने में। अभी तो आप इसको थोड़ा एलोबरेट कर ले तो और रियलिस्टिक लगता है, इसने तो डायरेक्टली बता रखा है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में जब इसने कहा कि आई नेवर मिस डेडलाइन अगेन, तो उसने उसके लिए भी बताया कि गलती दोबारा नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, स्प्रेडशीट्स में सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए डेडलाइन लिख दी। या आप कह सकते हैं कि असाइनमेंट जो भी मेरे पास काम थे उसके लिए मैंने कैलेंडर में उसको फिक्स कर लो तो नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि मैंने कैलेंडर से जोड़ लिया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। आजकल तो वैसे भी काफ़ी सब कुछ ऑनलाइन पे है, तो ऑनलाइन में आप बहुत सारे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। बट आंसर्स की फ्रेमिंग कैसे की गई, आपने सबसे पहले एक लाइन में बता दिया कि क्या गलती हुई है, फिर आपने बता दिया कि आपने गलती के बारे में जाना कैसे, फिर आपने ये कह दिया कि भाई मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डाले, ज़्यादा घंटे काम किया, फिर क्या करा आपने, ये गलती दोबारा रिपीट ना हो उसके लिए आपने क्या किया, और लास्ट में आपने कह दिया गलती दोबारा कभी हुई नहीं मेरे से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू टीम, हाउ डिड यू ट्रांजिशन टू अ न्यू टीम। तो जब भी इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछता है उसका मेन कारण ये होता है कि आप न्यू टीम्स ओल्ड टीम से न्यू टीम में जाने के लिए अडेप्टेबल हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आप सोचेंगे क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एट सम पॉइंट यू ऑलवेज लाइक टू फेस चेंजेस विद द टीम यू वर्क ऑन वेयर यू वर्क विद इन अ कंपनी। तो एक कंपनी के अंदर ही आपको कई बार प्लेस पे चेंज करना पड़ता है, लोकेशन पे चेंज करना पड़ता है, टीम में चेंज करना पड़ता है, या जिस पे आप वर्क करते हैं उस पे चेंज करना पड़ रहा है। मान लीजिए सॉफ्टवेयर पे आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर ही चेंज करना है। आप एक लैब में काम करते हैं, वो लैब चेंज हो रही है। आप 5th फ्लोर पे काम करते हैं, अब आपको कह रहे हैं कि 10th फ्लोर पे काम करिए। आपको ए टीम में काम करते आए हैं, अब आपको कह रहे हैं कि बी टीम में काम करें, और फिर एक हफ्ते बाद कह रहे हैं आप सी टीम में काम करें। तो बार बार शिफ्टिंग हो ही जा रही है। तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आती हैं। एम्प्लॉयर्स आस्क दिस क्वेश्चन टू डिटरमाइन हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस in your work environment and in co-workers. Your answer to this question is an opportunity to discuss how would you respond to change and how you navigate building new relationship with co-workers. तो एक तो ये है कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया और नेविगेट कैसे करा, आपने न्यू रिलेशनशिप कैसे बनाई अपने कोवर्कर्स के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें बताता है। एग्जाम्पल आंसर, When I worked as a project manager at my last job, I was reassigned from a web design project to a new one. तो प्रोजेक्ट मैनेजर से आपने रीअसाइन फ्रॉम अ वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट में किया। दिस वॉज बिकॉज आई हैड मोर एक्सपीरियंस विद वेब रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट्स एंड इट बिकम अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द बिजनेस। क्योंकि जो बिजनेस आपका था कंपनी का, मतलब जो कंपनी बिजनेस था वो अब क्या हो गया है, वो टॉप प्रायोरिटी क्या हो गई है उसकी, वेब डिज़ाइनिंग हो गई है।
आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू। ये आप लोग एक तरीके से उसमें भी ले सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट में बना रहा था तो मेरा काम पीपीटी से चेंज होकर मेरा वेबसाइट बनाना हो गया, या इसका वाइस वर्सा जो भी, क्योंकि हमारा जो काम था वो एकदम से प्रोजेक्ट में चेंज हो गया, हमें वेबसाइट में और एक पर्सन की ज़रूरत थी। तो तब मैंने इमीडिएटली वेब जो साइट का, जो हमारी वेब एप्लीकेशन का जो काम था वो मैंने ले लिया, और हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया टाइम लाइन पे। तो वो एक अलग एग्जांपल है, पहले इस एग्जांपल में देखते हैं। एज अ रिजल्ट आई हैव टू लीव माई ओल्ड प्रोडक्ट टीम। आई रीच्ड आउट टू माई न्यू कोवर्कर बिफोर माई ट्रांजिशन वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस सो दैट आई कुड गेट टू नो देन बेटर। ये भी एक अच्छा है कि मैंने पहले से ही मैं एक्टिव रहा। दिस हेल्प मी ब्रेक्स द आइस एंड बिल्ड अ गुड रैपोर्ट विद देम बिफोर आई वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट। तो एक कनेक्शन सा बन गया बीच में। एंड आई ऑल्सो शेड्यूल्ड अ टीम मीटिंग ऑन द फर्स्ट डे टू इंश्योर एवरी वन वॉज फैमिली विद माई मैनेजमेंट स्टाइल बिफोर वी बिगिन। खैर ये कंपनी में है, ये एक ओल्ड कंपनी एक्सपीरियंस है, तो ओल्ड जॉब एक्सपीरियंस ये यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, आप कहें कि भाई मेरे पास तो नहीं है कोई एक्सपीरियंस जॉब का, तो मैं क्या इसमें यूज़ करूँ, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास नहीं है। सो फॉर दिस एक्सपीरियंस आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अडेप्टेबल, जो मैंने शुरू में बताया था, बीइंग अडेप्टेबल। आई ऑल्सो लर्न दैट द बेस्ट वे टू गेट टू नो अ न्यू टीम इज टू डायरेक्टली विद देम एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको पता है कि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज होने वाली है, तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करें उनके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट शोड मी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट एक्सपेक्टेशंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब आपके साथ जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मत ये कहें कि कारण क्या है कि काफ़ी तरह की नॉलेज आपको चाहिए होती है। जब आप एक कंपनी है तो आप उस कंपनी का हिस्सा है, सिर्फ उसका हिस्सा नहीं है जिस टीम में आप हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो कुछ लोग टीम इज़ बिगर देन कंपनी, तो ये नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज कंपनी इज ऑलवेज बी बिगर देन टीम, क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ना सोचे कि सिर्फ मैं एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें मेरा काम प्रोजेक्ट मैनेजर का था तो मैं वही करूँगा। आपको वेबसाइट मैनेजमेंट में या वेबसाइट देखने में भी कह सकते हैं, बनाने में भी कह सकते हैं। जैसे भी आपकी जो आपने लिखा हुआ है अपने रिज्यूमे या सीवी में कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं आपकी, उसके बेसिस पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। What would you do if you made a mistake that no one else noticed? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आपने एक गलती करी है, आपने गलती कर दिया, कोई किसी ने उसको नोटिस नहीं किया है। आने वाले टाइम में क्या उसे कोई नोटिस कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, आप लोग नहीं जानते हैं, बट अभी नहीं करा है। आपको पता कि आपने एक मिस्टेक कर दिया है, तो आप किसी को बताओगे कि आपने मिस्टेक कर दी है, आप किससे बात करोगे? सबसे पहले आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? फाइनली आप क्या उसे सीखते हैं, और क्या आपने वो कभी गलती आगे आपसे ना हो उसको भी आपने कैसे बताया? तो क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वुड यू एड्रेस द एरर एंड रिस्क शोइंग थिंग्स डाउन और इग्नोर इट टू कीप द प्रोजेक्ट और टास्क मूविंग फॉरवर्ड? तो सबसे पहले ये बात आती है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो क्या आप उसको एरर को, मिस्टेक को एड्रेस करेंगे? अगर आप उसको करते हैं तो जो प्रोजेक्ट बनने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो क्या आप ये रिस्क लेंगे बताने का? क्योंकि इससे आपकी वजह से जो टास्क आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड कम हो सकती है। एक ये बात। एम्प्लॉयर्स में आस्क दिस क्वेश्चन और समथिंग सिमिलर टू दिस टू असेस योर इंटीग्रिटी और डिटरमाइन वेदर योर एथिक्स और बिलीव्स अलाइन विद द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। To assess your integrity and determine whether your ethics and beliefs align with the company. Consider using your response as an opportunity to share your commitment to honesty and quality work. That's very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेडलाइन एक बेशक एक ज़रूरी चीज़ है, बट गलती तो आपने करी है ना। आप कहेंगे कि भाई डेडलाइन ना अभी जाए, मेरे को कहा गया है कि भाई 5 तारीख तक करना है, 4 तारीख को मेरे को गलती पता चली है कि मैंने कर दी है, तो क्या मैं अपना जो प्रोजेक्ट है जो मेरा बनाया है मैंने, वो मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूं? आप टीम में काम कर रहे हैं, आप टीम में किसी और को बताओगे
अपने हेड को बताओगे, अपने कोवर्कर को बताओगे, अपने किसी कलीग को बताओगे, किसी बहुत ज़्यादा जो हाई पोजीशन पे उसको बताओगे, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो देखने वाली बात है वो है ऑनेस्टी एंड क्वालिटी वर्क। क्या उसको आप सबसे ऊपर लेते हैं या नहीं, और कंपनी की जो एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो उससे आप कितना मैच करते हैं। तो एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं, आई हैव ऑलवेज फाउंड इट्स बेटर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स एंड वर्क टू करेक्ट देम, टू लर्न फ्रॉम योर एरर्स व्हेन आई आर वर्कड एज अ बैरिस्टा एज अ कस्टमर आस्क्ड फॉर सो लेट एंड एक्सीडेंटली मेड देयर ड्रिंक यूजिंग होल मिल्क। सिंपली एग्जाम्पल है, whether there is a chance take they may never have known. I knew my error could affect their experience. I promptly told my manager, remade the drink and apologized to the customer for the wait. In the end, the customer was satisfied and my manager thanked me for doing the right thing. From that point forward, I paid special attention to drink ingredients. तो आप कहेंगे कि एज अ फ्रेशर उतना ये वैलिड नहीं लगता है आंसर, बट 3 चीज़ें इसमें देखने की है कि जो मिस्टेक्स मैंने करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे। सबसे पहले जब मेरे से कोई एक्सीडेंटली मिस्टेक हो गई तो मैंने, बेशक किसी को ना पता चले, कोई नोटिस भी ना करे, हो सकता है जिसको कस्टमर को भी जो दिया है आपने, क्लाइंट को भी जो दी है चीज़, वो भी नोटिस ना कर पाए, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में जब उसको हम लॉन्ग रन में इस्तेमाल करेंगे, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा एक्सपीरियंस को। तो ये वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आप कंपनी, क्योंकि कंपनी की इमेज 2 दिन में नहीं बन जाएगी, इट टेक मैनी ईयर्स। आज आप कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं, एक बड़ी कंपनी का मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो आप ये देखते हो लेते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये जेन्युइन है, इसीलिए है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ ने ऐसा काम नहीं करा है। अगर वो ऐसी चीज़ें करने लग गए तो लोगों का जो विश्वास है वो उठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एज एन एम्प्लॉयर आपको देखना पड़ेगा। तो आप अपने मैनेजर से बात करें कि जो आपने किया उसके बाद माफ़ी मांगे और कहें कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, हम इसको दोबारा करेंगे। आप कोशिश कीजिए, आगे बात कीजिए, जो होता है हम उस पर बात करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 4 तारीख को प्रॉब्लम पता चली है, एरर, और 5 को सबमिट करना है, तो उन्हें बता दें कि मैं 5 को सबमिट कर रहा हूँ, बट उसमें ये एरर है या फिर उसमें ये कमी है। कई बार कमी भी होती है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट वो कह रहे हैं आप 5 को कर दीजिए। फिर भी आप ये जो चीज़ छोड़ी है या गलती करी है वो आप पब्लिक रखें, बताएं उन्हें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न में या जैसे भी वो लोग चाहते हैं खुद से बताएं, क्योंकि आप कंपनी की इमेज को बिल्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, जैसे कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बनी है क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ही लेंथी होते हैं क्वेश्चन, समझाने के लिए और समझने के लिए भी। तो हो सकता है कि आप वीडियो को कई बार देखें क्योंकि उससे आपको फ़ायदा भी है। So how would you respond if you knew that direction provided by your boss was incorrect? अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक आप काम कर रहे हैं, अब आपके जो बॉस हैं उन्होंने कहा है कि इस तरीके से इसको काम को करना है, बट आपको पता है कि वो रॉन्ग है डायरेक्शन, उससे आप नहीं कर पाएंगे। माना जी कोई भी काम आपको बॉस ने दिया है, आप बॉस ने कहा है कि मैं बताता हूँ कैसे करना है, उन्होंने बता दिया, पर जो उन्होंने तरीका बताया वो आपको पता है कि वो इनकरेक्ट है, तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल आंसर क्या हो सकता है? आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई लीडर्स एंड मैनेजर्स, बट आई ऑल्सो रिकग्नाइज दैम दैट वी ऑल आर ह्यूमन्स एंड वी मेक मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर ऑल ह्यूमन्स एंड वी मेक मिस्टेक्स। क्यों मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है? जब स्टार्टिंग ऐसी करते हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं ये दिखा देता है कि आप अपने आप को, सिर्फ अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं कि मैं ही सही हूँ, आप दूसरे को भी मानते हैं कि भाई वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती हो सकती है, पॉसिबल है।
आप उससे सीखें और आप उससे कैसे आगे बढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ही ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको कहीं भी ऐड कर दीजिए, हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस में। सो इन मोस्ट केसेस I would invest the time and necessary research to confirm that my boss' instruction is indeed misguided. And if I conclude that they were incorrect, मैंने पता लगा लिया कि वो गलत ही हैं, I would request a private conversation where I could point out the error and present my reasoning for disagreeing. This is the thing. क्योंकि मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने एक न्यू आइडिया दिया पर आपकी टीम ने रेजिस्ट कर दिया, तो ये वही क्वेश्चन है एक तरीके से। आप देखिए उसी क्वेश्चन को उल्टे में फ्रेम कर रखा है। यहाँ पे अब आपके बॉस कह रहा है, अब आप बताइए, अब आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और आपको डिसएग्री होना पड़ेगा। आपको पता है इनकरेक्ट है, ये वही क्वेश्चन है, उसको जस्ट उसमें आप अपने आप को टीम में टीम मैनेजर मान सकते थे, प्रोजेक्ट मैनेजर मान सकते थे, आप अपने आप को हाई पोजीशन में मान सकते थे उस क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में आप जूनियर हैं, क्योंकि आपके जो बॉस हैं वो सीनियर हैं आपसे। तो ऑफ कोर्स इफ द एरर इज क्विक, आई लाइक misquoted statistics in a team meeting or mispronounced name, I did simply state a correction right away. I think that better than allowing managers to continue operate with incorrect information. तो मैं कोशिश यही करूँगा कि उसको ठीक करें हम लोग, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग हमारी टीम आगे बढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप दबाव में मत आएँ, बॉस के दबाव में ना आएँ। आप लोग ये भी देखें कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग आगे ना बढ़ें। तो मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस इसमें थे, ये आसान क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कोई समझ में ना आया हो। बट उसके बाद भी जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तब इनका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर कुछ भी आसान नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल होगा। पर डरना भी नहीं है आपको इन क्वेश्चनों से। आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आप पूरी वीडियो को देखें। गूगल पे भी काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा, उनको पढ़ें, सिर्फ पढ़ें वो भी काफ़ी होता है। और सोचें कि जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, देख रहे हैं उसको, कहाँ कहाँ पे इनका आप आंसर दे सकते थे। जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर वही आंसर होंगे, कुछ भी आंसर हो सकता है इनका, कई आंसर हो सकते हैं। पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका बताया कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, कि कैसे आपने उसको पता लगाया, रिजल्ट क्या रहा, कैसे रिस्पॉन्स दिया, फाइनली क्या वो चीज़ दोबारा हो सकती है, ना हो तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आंसर के टाइम इंटरव्यू बार बार आपको बता रहा है कि ये भी बताओ वो भी बताओ, तो कहीं ना कहीं आप सही नहीं जा रहे हैं। आंसर वो खासकर सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे सही आंसर वही होगा जिसमें आपने अपना पूरा बोल दिया, तो आपका जो आंसर था उसके बीच में बार बार इंटरव्यू को कहना नहीं पड़ रहा है। तो आपने इसको सोल्व कैसे किया, आपके पास अगला स्टेप क्या रहा, आपने रिजल्ट क्या रहा। तो अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं जो आप आंसर दे रहे हैं वो इनकम्प्लीट दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो, हमेशा कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, उनके आंसर्स भी आपको बताए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जो लोग भी आपके दोस्त हैं जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।